नमस्कार। आज हमारे हाथ द एक्सप्लेनिस्ट नाम के एक यूट्यूब चैनल की वापसी से जुड़े दो दस्तावेज लगे हैं। एक हिंदी में, एक अंग्रेजी में, पर दोनों की कहानी एक ही है। कहानी एक ऐसे क्रिएटर की जो लगभग 6 महीने तक, मतलब पूरी तरह गायब रहने के बाद अब वापस आ रहा है। और ये सिर्फ एक मैं वापस आ गया हूँ वाला वीडियो नहीं है। ये जो दस्तावेज हमारे सामने है, ये अपने आप में मतलब कम्युनिकेशन की एक केस स्टडी है। हाँ, हर शब्द, हर लाइन बहुत बहुत सोच समझ कर लिखी गई है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम यहाँ हैं, ये समझने के लिए कि इस वापसी के पीछे की रणनीति क्या है। आज के दौर में जहाँ मतलब एक हफ्ते की छुट्टी भी खतरनाक मानी जाती है, सही बात है। वहाँ कोई 6 महीने तक कैसे गायब रह सकता है और फिर एक सफल वापसी की उम्मीद कर सकता है। तो चलिए इस पूरे अनाउंसमेंट को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले तो इसी पर बात करते हैं, 6 महीने की चुप्पी। यूट्यूब की दुनिया में तो ये एक पूरी जिंदगी के बराबर है। हाँ, बिल्कुल। वो नजर से दूर, दिमाग से दूर वाला खतरा तो बहुत बड़ा होता है। दस्तावेज भी मानते हैं कि कई दर्शक सोच रहे थे कि चैनल आखिर गया कहाँ। देखिए, एक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। 6 महीने में आपकी ऑडियंस किसी और को फॉलो करने लगती है, आपकी जगह कोई और ले लेता है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ये गुणवत्ता पर फोकस वाला तर्क सिर्फ एक अच्छा बहाना है, या ये वाकई एक सफल रणनीति बन सकता है? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो इस चुप्पी को एक मजबूरी या मतलब गलती की तरह नहीं दिखाते। नहीं। कारण बताया गया है कुछ व्यक्तिगत और व्यवहारिक जिम्मेदारियां। लेकिन फिर वो कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि बिना क्वालिटी के कुछ भी पोस्ट करने से बेहतर था चुप रहना। और यहीं पर वो अपनी पहली बाजी जीतते हैं। इसे मार्केटिंग की भाषा में नैरेटिव फ्रेमिंग कहते हैं। अच्छा। यानी आप अपनी कहानी को एक नए चश्मे से पेश करते हैं। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति को एक कमजोरी के तौर पर नहीं, बल्कि दर्शकों के प्रति एक प्रतिबद्धता के तौर पर पेश किया है। संदेश साफ है, हम आपके समय की इतनी इज्जत करते हैं कि आपको आधा अधूरा काम नहीं परोसेंगे। और अंग्रेजी वाले दस्तावेज में एक लाइन है जो इस आइडिया को और भी मजबूत करती है। द एक्सप्लेनिस्ट वॉज नेवर अबैंडन्ड, द एक्सप्लेनिस्ट वॉज ओनली प्रिपेयरिंग। एग्जैक्टली। यानी द एक्सप्लेनिस्ट को कभी छोड़ा नहीं गया था, वो तो बस तैयारी कर रहा था। ये लाइन तो पूरी गेम ही बदल देती है। बिल्कुल। ये लाइन दर्शकों को एक पैसिव वेट करने वाले से एक एक्टिव भागीदार में बदल देती है। सही है। अब दर्शक ये नहीं सोचते कि ओ वो तो गायब हो गए थे, बल्कि वे सोचते हैं अच्छा तो वो हमारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे थे। एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव है। हाँ, मतलब ये अनुपस्थिति को एक नुकसान की तरह नहीं, बल्कि एक निवेश की तरह दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी को बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इतनी मेहनत किस चीज के लिए। आखिर ये चैनल करता क्या है जो इसकी वापसी पर इतना सोचा विचारा जा रहा है? आपका सवाल सीधा उनकी रणनीति के दिल में उतरता है। ये सब कुछ उनके चैनल के मूल उद्देश्य पर टिका है, जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। और वो उद्देश्य है सनातन धर्म, भक्ति, शास्त्रों और आध्यात्मिक विषयों को सरल, तार्किक और अर्थपूर्ण ढंग से समझाना। मतलब सिर्फ कथा सुनाना या भजन गाना नहीं, बल्कि समझाना। हाँ, और यही वो शब्द है, समझाना, जो सब कुछ तय करता है। दस्तावेज में एक लाइन है, जब आस्था के साथ समझ जुड़ती है तब आध्यात्मिक यात्रा अधिक सशक्त बनती है। राइट। और अंग्रेजी में इसे और साफ कहा गया है, भक्ति कंबाइंड विद अंडरस्टैंडिंग, नॉट ब्लाइंड बिलीफ। भक्ति समझ के साथ, अंधी आस्था के साथ नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। क्या इसका मतलब ये है कि वो युवा पीढ़ी को टारगेट कर रहे हैं जो हर चीज के पीछे क्यों पूछती है? ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं है। आज डिजिटल युग में जानकारी हर किसी के पास है। लोग अब केवल कथाओं को जस का तस स्वीकार नहीं करना चाहते। सही है। वे इसे अपनी जिंदगी से, अपने तर्कों से जोड़ना चाहते हैं। द एक्सप्लेनिस्ट इसी नब्ज को पकड़ रहा है। वे भक्ति को एक निष्क्रिय अनुभव से एक बौद्धिक और व्यक्तिगत खोज में बदल रहे हैं। वे एक ऐसा स्पेस बना रहे हैं जहां सवाल पूछना मना नहीं है, बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। तो आप कह रही हैं कि वो एक तरह से आध्यात्मिक कंटेंट में एक नया बाजार बना रहे हैं, सोचने वाले श्रद्धालुओं के लिए। बिल्कुल। और इसी वजह से उनके चैनल का नाम द एक्सप्लेनिस्ट इतना सटीक बैठता है। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक ब्रांड प्रॉमिस है। एक वादा। हाँ, वादा कि यहाँ आपको सिर्फ बकाया नहीं जाएगा, आपको समझाया जाएगा। ये उनके दर्शकों को एक निष्क्रिय श्रोता से एक सक्रिय साधक में बदल देता है। और जब आपके दर्शक इतने जुड़े हुए हों, तो वो 6 महीने तक आपका इंतजार करने को भी तैयार रहते हैं।
तो उन्होंने अपनी वापसी की कहानी तय कर ली, अपना मिशन भी साफ कर दिया। जी लेकिन 6 महीने के बाद सिर्फ वापस आ जाना ही काफी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्शकों को ये भी जानना होता है कि अब नया क्या है। दस्तावेजों में लिखा है कि ये ब्रेक आत्ममंथन का अवसर था। हाँ, और उस आत्ममंथन से एक सवाल निकला जो उन्होंने खुद से पूछा, अगर द एक्सप्लेनिस्ट वापस आता है तो उसे कैसे वापस आना चाहिए। और ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक रणनीति है। ये दिखाता है कि वे बस वहीं से शुरू नहीं कर रहे जहां छोड़ा था, बल्कि एक बेहतर संस्करण के साथ लौट रहे हैं। और इसका जवाब उन्होंने अपनी नई प्रतिबद्धताओं में दिया है। वो कहते हैं कि चैनल को मजबूत, अधिक नियमित, अधिक भक्तिपूर्ण, लेकिन साथ ही अधिक व्यवहारिक होना चाहिए। यहाँ अधिक नियमित या मोर कंसिस्टेंट शब्द का इस्तेमाल करना, क्या ये एक तरह से ये मानना नहीं है कि पहले वो नियमित नहीं थे? और यही तो इस कम्युनिकेशन की खूबसूरती है। इसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी एज अ स्ट्रेंथ, यानी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना। अच्छा। ये स्वीकार करके कि शायद पहले निरंतरता एक मुद्दा थी, वे दर्शकों के साथ एक ईमानदार रिश्ता बना रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट थे, वे कह रहे हैं कि हम आपकी बात समझते हैं और अब बेहतर होने का संकल्प ले रहे हैं। ये ज्यादा भरोसेमंद लगता है। बहुत ज्यादा। और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं जब वो वादों की बात करते हैं। मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी जहां वो कहते हैं, हम पूर्णता का वादा नहीं करते, लेकिन ईमानदारी, निरंतरता और निरंतर सुधार का संकल्प अवश्य लेते हैं। हाँ। आजकल की दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है, ये कहना कि हम कोशिश करेंगे बहुत असली लगता है। ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। परफेक्शन का वादा करके आप खुद पर और अपने दर्शकों पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, लेकिन ईमानदारी और कोशिश का वादा एक मानवीय वादा है। सही है। यह दर्शकों को यह महसूस कराता है कि ये क्रिएटर भी हमारी ही तरह इंसान है जो सुधार करने की कोशिश कर रहा है। यह दर्शकों को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि सफर का साथी बनाता है। हाँ, कि हम इस यात्रा में एक साथ हैं। एग्जैक्टली, और हम मिलकर सुधार करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पुरानी कमियों को स्वीकार किया और भविष्य के लिए एक यथार्थवादी प्लान भी दिया। लेकिन एक चैनल सिर्फ कंटेंट से नहीं बल्कि अपने देखने वालों से बनता है ना? बिल्कुल। 6 महीने बाद उस बिखरे हुए समुदाय को वापस कैसे जोड़ा जाए, इन दस्तावेजों में इसके बारे में क्या कहा गया है? यहाँ पर वो जिसे हम मार्केटिंग में कम्युनिटी मैनेजमेंट या ऑडियंस सेगमेंटेशन कहते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं। ओके। उन्होंने ये नहीं माना कि उनके सारे दर्शक एक जैसे हैं। ओके। उन्होंने बहुत समझदारी से अपने दर्शकों को 3 अलग-अलग समूहों में बांटा और हर एक से सीधे बात की। हाँ, ये वाला हिस्सा तो कमाल का था। पहला समूह, वो लोग जो 6 महीने तक जुड़े रहे, उन्हें उनके धैर्य और विश्वास के लिए धन्यवाद दिया गया। ये बहुत जरूरी है। ये आपके सबसे वफादार समर्थकों को सम्मानित करने जैसा है। इससे उन्हें लगता है कि उनके इंतजार को महत्व दिया गया, या उन्हें खास महसूस कराता है। फिर दूसरा समूह, वो लोग जो शायद चले गए थे लेकिन अब वापस आ रहे हैं, उनका स्वागत किया गया बिना किसी शिकायत या ताने गए। और ये भी एक मनोवैज्ञानिक जीत है। इससे उन लोगों के मन से किसी भी तरह का गिल्ट हट जाता है जो शायद दूसरे चैनल्स पर चले गए थे। हाँ, कि कोई बात नहीं। हाँ, उन्हें ये संदेश मिलता है कि कोई बात नहीं, आपका घर में हमेशा स्वागत है। ये वापसी का रास्ता बहुत आसान बनाता है। और फिर तीसरा समूह, जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, नए दर्शक। हाँ, उनसे कहा गया, आप देर से नहीं आए, आप सही समय पर आए हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। ये शानदार है। ये सीधे तौर पर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के मनोविज्ञान पर काम करता है। अच्छा। अक्सर जब हम किसी चीज से देर से जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं। ये लाइन उस डर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये नए दर्शक को तुरंत समुदाय का एक अहम हिस्सा महसूस कराती है। ये कहती है कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है और आप बिल्कुल सही समय पर इसका हिस्सा बनने आए हैं। तो मतलब उन्होंने अपने हर तरह के दर्शक को संबोधित किया, वफादारों को सम्मान दिया, लौट कर आने वालों का स्वागत किया और नए लोगों को तुरंत अपना लिया। हाँ, ये तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं बल्कि एक तरह से अपने समुदाय को फिर से बुनने की कोशिश है। बिल्कुल। और इस बुनाई को आखिरी धागे से पूरा करते हैं उनके अभिवादन, जैसे जय श्री राम और हर हर महादेव। ये सिर्फ धार्मिक नारे नहीं हैं, ये उस समुदाय की पहचान और साझा मूल्यों को मजबूत करते हैं। ये स्पष्ट करता है कि ये चैनल सिर्फ जानकारी देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक समान आस्था और दृष्टिकोण वाले लोगों का एक समूह है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, ये सिर्फ एक चैनल की वापसी नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। पहले अपनी अनुपस्थिति को एक ताकत के रूप में पेश करना, हाँ। फिर अपने अनोखे मिशन यानी आस्था और तर्क को फिर से स्थापित करना,
और अंत में अपने समुदाय के हर सदस्य से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ना। उन्होंने अपनी हर कमजोरी को एक अवसर में बदल दिया है। निरंतरता की कमी उसे ईमानदारी के वादे से बदल दिया। लंबा ब्रेक उसे बेहतर तैयारी की कहानी बना दिया। बिखरा हुआ समुदाय उसे 3 हिस्सों में बांटकर और मजबूती से जोड़ दिया। सही है। ये दिखाता है कि एक अच्छी संचार रणनीति किसी भी स्थिति को कैसे पलट सकती है। तो हमने देखा कि ये केवल एक चैनल की वापसी की घोषणा नहीं है, ये एक विचार पूर्वक लिया गया विराम, एक स्पष्ट मिशन और दर्शकों के साथ विश्वास को फिर से बनाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का दस्तावेज है। आस्था को तर्क से जोड़ने का विचार और ईमानदारी का वादा इसके मूल में है। ये आज के कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस दौर में जहां हर कोई हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करने के दबाव में है। हाँ बिल्कुल। जहां अटेंशन इकोनॉमी में हर सेकंड की लड़ाई है, क्या कभी-कभी जानबूझकर रुकना, सोचना और फिर एक मजबूत इरादे के साथ वापस करना लगातार शोर मचाते रहने से ज्यादा मजबूत और वफादार समुदाय बनाता है? क्या सोची समझी चुप्पी कभी-कभी निरंतर संवाद से ज्यादा प्रभावी हो सकती है?